गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का थर्ड लेसन चल रहा है बेटा हमारा। बेबी हॉल ऑल आधारित जिनकी लेखिका है बेबी हॉलदार, इसके बारे में बताया गया है कि कल तक हमने किया था कि किस प्रकार जब बेबी हॉलदार का घर तोड़ दिया जाता है तो वह क्या करती हैं। उस समय जब तातुस को पता चलता है कि उसका घर तोड़ दिया गया, वह अपने बच्चों के साथ उसके घर आ जाती हैं। तो तातुस उसे अपने ऊपर वाला कमरा दे देते हैं और फिर उसे आपस में बातें करते हैं। वह कहता है कि बेटा तुम इसे अपना ही घर समझो। वह कहते कि इससे पहले यानी कि तुम सुबह खाना दोपहर तक का खाना बनाकर जाती थी, लेकिन अब तुम यहाँ पर रहती हो, तो क्या आप मुझे दोनों समय गरम गरम रोटी खिला सकती हो। रोटी बनाने वाला हूँ क्योंकि अभी तक तो दोनों समय की बनाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन अब आप हो तो आप मुझे गरम गरम खाना खिला सकोगी, इसलिए मैं आपको कहता हूँ। तो उसके बाद में बताया है कि इसके बाद में खाना बनाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। यानी कि बेबी हॉलदार जो होता है खाना बनाता, तो उसके लिए खाना बनाना और बाकी घर के अन्य जो सभी कार्य होते थे वह सिर्फ अपनी मर्जी से ही करती थी। तातुस उसे कभी किसी कार्य को करने के लिए नहीं कहती थी, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर लेती हो, सारा दिन काम करती रहती हूँ, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया है कि नहीं। वह कहती कि जब मैं सारा काम अपनी मर्जी से स्वयं करती थी, तातुस ने मुझे कभी किसी कार्य करने के लिए नहीं कहा, और जब हम आपस में बातें करते थे तातुस मुझसे मुझे और मेरे बच्चों के बारे में पूछते रहते थे। तुमने कुछ खाया है वाया है, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर अपना नाश्ता करना। जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। वे फिर कहते हैं यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दूँ। फिर तातुस उन्हें कहते हैं कि बेटा अभी तक तुमने बच्चों को कुछ खाने वाने के लिए नहीं दिया, काफ़ी समय हो चुका है। आप ऐसा करो, नीचे से थोड़ा दूध ले जाओ और बच्चों को जा करके दे दो। यहाँ आने के बाद मेरे बच्चों को रोज़ ज़्यादा लीटर दूध भी मिलने लगा। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली है। वे फिर बोले, देखो तुम यह भी कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस पर लगी एक लड़की हो। यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है। यह तो मैं जानती हूँ कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, कभी तबीयत खराब होती है तो चिंता में पड़ जाते हैं और और मेरे कुछ समय काम स्वयं करने लग जाते हैं। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते हैं, डॉक्टर से जांच करवा कर दवा लाते हैं। उसकी पर्ची लाकर तातुस को देती है, वह जल्दी जाकर मेरे लिए दवा लाते हैं। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय दवा खानी होती है निकाल कर दे भी देते हैं। तो यहाँ पर तातुस इस पैराग्राफ में बताया गया कि किस प्रकार तातुस जब बेबी से कहते हैं कि बेबी आपसे पहले बहुत सारी औरतें मेरे घर में कार्य कर चुकी हैं, लेकिन मुझे आप जैसी अच्छी लड़की कोई नहीं मिली है। मैं आपको अपने बेटे के समान मानता हूँ, क्योंकि मुझे किसी पर कोई बेटे नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना मानता। आप कभी ऐसा मत सोचना है कि ये घर, मैं इस घर में केवल काम करने वाली एक लड़की हूँ, क्योंकि इस घर को आप अपना ही समझना। जब मेरी तबीयत कभी ख़राब हो जाती थी, कोई बीमार पड़ जाती थी, तो स्वयं मुझे डॉक्टर के पास दिखाते थे और डॉक्टर के पास से जो दवाई वगैरह लानी होती थी वो स्वयं लाकर, और लानी ही नहीं बल्कि वह स्वयं मुझे देते भी थे किस समय मुझे दवाई खानी होती है। तब कहती यानी कि तातुस मेरा एक पिता की तरह बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ऐसा, और इस घर में आकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। पर जबरन खिला देते। जब मैं यानी कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं खाने के लिए मना करती थी, तो तातुस मुझे ज़बरदस्ती खिलाते थे। कहते थे कि बेटा ये तुम खाओगी नहीं तो तुरंत तैयार है, तुम ठीक नहीं हो उसको, और ठीक नहीं होगी तो मेरे लिए खाना वाना कौन बनाएगा, कपड़े वड़े किस काम के आए। तो वह कहती, तो बेबी फिर सोचती है कि देखो ये लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे हर चीज़ के लिए तेल साबुन खाना पीना कपड़े वपड़े हर चीज़ के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देते। जब मेरा घर ये छूटेगा, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा घर मुझे कहीं और मिल सकता है। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर कभी भी मेरा मन उदास होता तो 2 मास मुझे अपने लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। मैं कहती इसी घर में मुझे हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिली थी, मेरा मन कभी उदास नहीं होता था, लेकिन मैं कभी कभी उदास भी हो जाती थी।
क्यों उदास होते थे? क्योंकि कई 2-3 महीने से मुझे मेरा जो बड़ा लड़का उसकी कोई खबर नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ रहता, क्या करता, उसने खाना खा लिया नहीं, या मैं अच्छी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करूँ, लेकिन वहाँ मुझे अपने बेटे के बारे में नहीं पता। तातुस फिर एक दिन उसे समझते कि हठात से उसे पूछते हैं, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कहते मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके पास हैं, लेकिन आपका बड़ा बेटा कहाँ है? तब तुम इसे मिलते क्यों नहीं हो? तुम कभी बार उसे जाकर मिलते क्यों नहीं? 2 बार 3 बार वह पूछे जा रहे थे, लेकिन उस समय यानी कि बेबी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर रहते हैं। तब तातुस ने उसे चौंक कर कहा कि तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया था कि वह किसी जगह पर रहता है, लेकिन उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं पता मुझे। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे वहाँ मैं गई, एक बार भी नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना भर बस इतना भर सुना कि उसके घर में मालिक की यही कोई दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सारी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सवेरे बुलाकर उन्होंने कहा कि वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, उसे पता लेना चाहिए था। लेकिन उनकी बातों को सुनकर मैं चुप रही, क्योंकि मुझसे कहीं बाहर चले गई। वे कुछ क्षण बाद वह बिना मुझसे कहीं बाहर चले गई। तनिक घंटे बाद जब लौट आते हैं, क्योंकि तातुस कहते कि तुम्हें अभी तक कोई नहीं पता, तब वह कहते हैं कि कुछ समय बातें करते रहते हैं कि जब भी तुम्हारे बच्चे को लेकर जा रहे थे उस समय तुम्हें पूछना चाहिए था कि वह आपके बच्चे को कहाँ पर ले जा रहे हैं, उसका नाम पता कुछ पता होना चाहिए था। लेकिन उस समय तातुस मुझे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब वे वापस आते हैं तो उस समय मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ। मैंने उनसे सुना कि वे किसी से बातें कर रहे हैं और साथ साथ मुझे भी बुला रहे हैं। मैंने ऐसा सुना कि वे फ़ोन पर किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं और साथ में मुझे भी बुला रही हैं। बेबी बेबी सुनो, मैं सोचा वह इस तरह से मुझे क्यों बुला रहे हैं, यानी कि मैं सोती रही वो बार बार मुझे क्यों बुला रहे हैं और फ़ोन पर भी बात की जा रही हैं। तो मैंने पूछा, साथ मुझे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा, कौन है, किसके साथ बात करूं? वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान पर लगाया, पता नहीं कि कौन हेलो हेलो की जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि वह कहते कि मेरे बच्चा जब मुझसे काफ़ी दूर हुआ था तो उस समय यानी कि उसकी आवाज़ इतनी थी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी आवाज़ें में अंतर आता जाता है, तो मैं अपने बच्चे की आवाज़ को भी नहीं पहचान पा रही थी। वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को भी नहीं पहचानती? तो उसी समय तातुस मुझे क्या कहते हैं इस पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें हैं कि तुम अपने बच्चे को नहीं पहचान। मैं चौंकर बोली, अरे बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान पर लगा कर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। मैं बोला, माँ? माँ कौन बेबी? मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों में मुझे लगा कि मेरा लड़का बड़ा हो गया है, क्योंकि उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि वह बड़ा हो चुका, क्योंकि उसकी आवाज़ में भी बदलाव आ गया था। तो मैं कहते कि 2-3 महीने में मेरा बच्चा कितना बदल चुका, उसकी आवाज़ में भी अंतर आ गया, बोलने का तरीका भी समझ में आ रहा है। तो तातुस मेरी बहुत इच्छा होने लगी उससे मिलने के लिए। तातुस समझ जाते, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने बच्चे से मिलना चाहती हो? देख लेती हो, अच्छा लगता है। बोले, बताओ कब जाओगी? मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे उस समय जाऊंगी। तातुस मुझसे पूछे थे, आपका मन करता है अपने बच्चे से मिलने का? वह कहते हैं कि फिर मैं ये सोचती हूँ कि आपका मन करे तब मुझसे आप मिलवा सकती हो। कुछ दिन बाद लड़के से मिलने के लिए यानी कि बेबी हौलदार जा रही होते, उस समय वह अपने बच्चे को देखती है तो वह पेड़ पौधों में पानी दे रहा है। मुझे लगा कि वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा मैंने वहाँ वैस क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या कर रही। लड़के ने जल्दी जल्दी आकर मुझे प्रणाम किया और भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से जब मैं चलने लगी तो वह उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसके पास रखूंगी। तातू शायद ये सब समझते थे कि बीच बीच में मुझे फ़ोन का हालचाल जानने के लिए कहते, और मैं फ़ोन करती तो सिर्फ ये जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, उसका नंबर क्या है, यह सोचकर बात में टाल देती थी। कहीं बिना बताए मेरे पास से आ गया तो तातुस क्या सोचेंगे? वह बातों बातों में कहते कि उसकी वैस का लड़का उन्हें कभी नहीं रखा।
की उम्र का लड़का उन्होंने अभी तक नहीं रखा है। वह कहती है कि जब मेरा बच्चा मुझसे बार बार मेरे घर के बारे में, नंबर के बारे में पूछते हैं तो मैं कोई सी बात को कहकर टाल देती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि यह आ गया तो तातुस क्या सोचेंगे। मेरे 2 बच्चों का खर्चा करता है, लेकिन 3-3 बच्चों का खर्चा होने के बाद ये कहीं कुछ ऐसा नहीं सोच सके। इसका मतलब क्या है? मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, और फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों नहीं उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ में नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं। वह कहते कि मैं अपने मन ही मन ये सोच रही होती हूँ कि तातुस यानी कि मुझे और मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे बड़े लड़के के बारे में कभी उसे घर लाने के लिए नहीं कहते हैं। मैं उसको उन पर इतना विश्वास क्यों नहीं है? उन्होंने कभी एक बार भी मुझे नहीं कहा, बेटा आप अपने उस बच्चे को भी घर पर ला सकती हो। तो उस समय होते होते एक दिन तातुस ने स्वयं मुझसे कहा, बेटा कि हमारे घर में एक पूजा है, आप अपने बड़े लड़के को भी उसे उस समय के लिए यहाँ पूजा पाठ में शामिल कर सकते हो, बुला सकते हो। तातुस की ऐसी बातों को सुनकर वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और देखो, तुम उसे कि बच्चों के लिए काम करना गैर कानूनी माना जाता है, आप ऐसे ही यहाँ ला करके किसी ऐसी जगह पर उसे नौकरी दिलवा दो। आप उसे ऐसा करके रोज उसे मिलती जुलती भी रहोगे, और वो यहाँ पर किसी न किसी जगह काम भी ढूंढ लेगा, कुछ पढ़ना लिखना भी सीख सकेगा। ऐसे कुछ हमें करना होगा, लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही करूँ नहीं करूँ। तातुस बोले, उसे क्या होगा? बेबी, एक जगह जब काम करके आओगी तो आकर फिर खटकना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ ठीक रहेगा? इतनी भागदौड़ करना ठीक नहीं है, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है? अभी तो यह सब जैसे चल रहा है वैसा ही चलाओ। तातुस की बातें सुने मुझे बहुत माया होती है। मैं सोचती किस तरह वे कभी बाबा माँ ने कभी मुझे नहीं समझाया। लगता है वह कहते जिस तरह तातुस मुझे हर बात के लिए समझाते रहते हैं, बेटा कौन सा कार्य किस समय कैसे करना चाहिए, लेकिन आज तक मेरे मामू पापा ने मुझे आज तक कुछ नहीं समझाया। पिछले जीवन में वे सचमुच मेरे बाबा ही थे। नहीं, अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते? थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर मुझसे कहा कि पढ़ने लिखने का कोई काम दिया है, तुम्हें वही करते रहो। तो तातुस मुझसे कहते हैं कि आप सिर्फ यहाँ घर का कार्य करके, आपको पढ़ने लिखने का जो काम दिया गया है सिर्फ आप वही करते रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगे, उतना पढ़ने लिखने में लगा तो तुम देखोगे एक दिन वह तुम्हारे काम आएगा। और कुछ कहने की जरूरत से काम चलाओ ने बेबी। और फिर यह तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे भाई बंधु कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। वह कहते कि बाकी तुम्हें किसी कार्य के सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम इतना ही काम करो, क्योंकि आप जब पढ़ती लिखती हो, जो भी कुछ अपने डायरी में लिखते हो, उसे देखकर मेरे जो भाई बंधु जो कोलकाता रहते हैं, उसे देखकर उनका हौसला बहुत खुश होते हैं, और वो साथ ही साथ में आपका हौसला भी बढ़ाते रहते हैं। तुम लिखना कभी बंद मत करना। उसे मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा करके दूसरे काम कर रही हो, तो वह भी मुझे दोष देंगे। वह कहते कि बेटा यदि तुम पढ़ना लिखना तुम्हें बंद कर दिया था, तो मेरे जो भाई बंधु बाहर रहते हैं, यदि उनको पता चला कि ये घर कामकाज को छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर कहीं और बाहर काम करने के लिए जाती हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन फिर मुझे बुला और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ ले आओ। मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह उसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ, और मैं नहीं चाहूँगा कि बेबी एक बच्चे का जीवन इस तरह से कष्ट में हो। तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगी, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह काम करते करते कोई हुनर लिखना पढ़ना भी सीख सके। वह कहते कि उनको मेरे बच्चों की कितनी चिंता थी कि जब मेरे बड़े लड़के को मैं घर लाती हूँ तो वैसे समय उसकी काम के लिए तलाश में लग जाते हैं कि ये पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ अपना काम भी कर सके, सीख सके। लेकिन ऐसा घर लेकिन मुश्किल से मिलता है। मेरे पास अब 3 बच्चे थे, फिर मैं खुश नहीं थी। मैं सोचता कि हम खिलाना पहना तो वह रहे ही हैं, वह कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूंगी। जितना खाना पहले बनाते थे उतना ही अब बनाऊंगी। तातू समझ गए कि खाने को लेकर मैं उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगी। कभी कभी स्वयं प्लेट से खाना निकाल कर मुझे देते और उसी से मैं खा लेने को कहती।
उन लोगों ने ऐसा स्नेह देखकर मैं सोचने लगी कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने तो घरों में काम किया लेकिन घर जैसे ही कहीं न देखी। इसके लिए पहले जहाँ मैं भी रही हूँ वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था और वैसा कुछ नहीं। दादू से कहते बेबी यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि तुम महीने का दे रही हो। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हें हिसाब देता हूँ। तुम बस यही सोचना कि मैं जेब खर्च दे रहा हूँ। तो वह बेबी को तातुस यानी कि बेबी को समझाते हुए कह रहे हैं कि बेबी तुम ये मत खोना कि आप घर में पहले जहाँ भी काम करते थे लेकिन महीने का जो मेहनताना होता था केवल वही मिलता था, लेकिन आपको यहाँ पर वो मेहनताना नहीं मिलता। आपका महीने में जितना खर्च होता है मैं आपको आपके काम के हिसाब से उतना ही देता हूँ। आप कभी किसी प्रकार की कोई भी चिंता मत करना। अब इसी में से जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बना है, लेखिका का यह कथन इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर कभी कभी मेरा मन उदास क्यों हो उठता था। कि लेखिका तातुस्य के घर में बहुत ज्यादा खुश थी, परंतु 2 महीने से उसे अपने बड़े लड़के की खबर नहीं मिल रही थी, इसलिए वह उदास रहने लगी। तातुस ने जब उसे पूछा तो उसने बताया कि जो लोग उसके लड़के को लेकर गई थी उन्होंने आज तक उसके बेटे का कोई ठौर ठिकाना नहीं बताया। वो कहाँ पर लेकर गए हैं उसका कोई नंबर नहीं बताया, फ़ोन नंबर तक भी नहीं बताया, कि इस घर में कोई एड्रेस नहीं बताए। इसलिए मैं अपने बड़े लड़के को लेकर बहुत चिंता, यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। परंतु उसे उसका लड़का वहाँ नहीं मिला। जब उन्होंने बताया कि यानी कि किसी एक दुकान पर वह रहता है, जब मैं वहाँ पता करने गई तो वहाँ पर मेरे बच्चे मुझे नहीं पता मिला, तब अपने बड़े बेटे का पता नहीं चलने के कारण कभी कभी क्या होती थी, उदास भी हो जाती थी। लेखिका के बड़े लड़के के मिलने पर उदासी के भाव क्यों प्रकट किए। बड़े लड़के के न मिलने पर लेखिका को प्रमाण किया कि उन्हें भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। मिलने पर क्या भाव प्रकट की, लेखिका जब अपने बड़े लड़के से मिलने के लिए गई थी उस समय लेखिका से उसने प्रणाम किया और वह अपने छोटे भाई बहनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वह देखते हैं कि वह जब अपने घर वापस चलती हैं तो उसी समय उनके वापस घर जाने के बाद उसके बड़ा लड़का उदासी हो जाता है, क्योंकि अब वह लेखिका के साथ वापस घर जाना चाहता है, क्योंकि वह भी वहाँ पर नहीं रहना चाहता। लेकिन लेखिका वह अपने बच्चे को साथ नहीं ला सकती है। बेबी हॉलदार द्वारा रचित औलांधारी पाठ में निहित शिक्षा क्या है। कि बेबी हॉलदार द्वारा रचित औलांधारी पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है, क्योंकि मनुष्य को उनके न्याय सहन नहीं करना पड़ता। उनका आत्मविश्वास होना चाहिए कि परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। जिस प्रकार से बेबी ने यानी कि कभी भी किसी कार्य के लिए कोई भी नहीं जी चुराया, तो वह एक अच्छे इंसान की प्रेरणा होती है। कि लेखिका ने बताया है कि यदि कोई कार्य अपने अच्छे मन लगन से कार्य करता है तो वह एक अच्छे इंसान की प्रेरणा और उचित मार्गदर्शन भी मनुष्य की जीवन की सही दिशा को बदल देता है। भले ही बेबी हौलदार इस आत्मविश्वास और न्यायिका स्वयं के उचित मार्गदर्शन का भले मनुष्य के सहारे और विपरीत परिस्थितियों में अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बना सकती है। वह किस प्रकार से कार्य करके अपने पति का घर त्यागने के पश्चात भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, किस प्रकार से वह एक नौकरानी के रूप में कार्य करके उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, साथ ही उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी था। बेबी हौलदार के चरित्र चित्रण के बारे में कीजिए। कि बेबी हौलदार का चरित्र चित्रण क्या था। एक तो वो साहसी थी, कि बेबी हौलदार एक साहसी थी। वह अपने पति से अलग होकर भी अपने बच्चों को एक किराए के मकान में रहती थी। वह लोगों के घर का कामकाज करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। जब उसे एक घर छूट जाता तो वह कभी ये नहीं घबराती थी कि मैं दूसरा काम ढूंढना शुरू कर देती थी कि मुझे कहीं काम मिलेगा नहीं। उसे विश्वास था कि मुझे जब एक घर का काम वह छूट जाता है तो दूसरा कार्य मुझे आसानी से मिल सकता है। और वह सारी रात खुले आसमान, जब उसका घर तोड़ दिया जाता है तो उसमें खुले आसमान के नीचे उसने अपने बच्चों के साथ पूरी रात बिताई थी, लेकिन फिर भी उसने कभी भी वह घबराई नहीं थी। परिश्रमी बेबी हौलदार एक परिश्रमी थी। बता उसके घर का कामकाज करके वह समय पर निपटा लेती थी और फिर उसे पूछते कि ढेर सारा काम इतने कम समय में तुम इतनी अच्छी तरह से किस प्रकार से निपटा लेती हो। तो उस समय वह बताती है कि मेरे पिताजी नहीं थे जब बचपन में हमारे साथ, उस समय में और मैं अपनी माता के साथ ये कार्य करती थी, इसलिए मुझे हर कार्य को करने का अच्छी प्रकार से पता है कि कौन सा काम कैसे किस तरह से करना होता है। और वह बेबी सवेरे तातुस के घर आकर के काम करने लग जाती थी उनकी सहायता कर, लेकिन तातुस पिगी भी उसकी बहुत ज़्यादा सहायता करते थे।
अध्ययनशीलता। बेबी को इस बात का बहुत दुख है कि बचपन में वह पढ़ लिख नहीं सकी थी। जब वह तातुस के घर में सफाई कर रही थी तो उस समय उसके तातुस की अलमारी जब वह खोल रही थी उसी से देखा कि उसने बहुत सारी बंगाली किताबें वहां पर रखी हुई हैं। तो वह सोती रहती कि न कौन पढ़ता होगा, क्योंकि वह स्वयं छठी कक्षा। जब तातुस उससे पूछते हैं एक दिन कि वह पूछते हैं कि वो इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता है, तो तातुस उसे बचाते कि बेटा मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। तो वह कहते कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो कहते आप कितना तक पढ़ी? वह कहते कि छठी सातवीं कक्षा तक पढ़ी, लेकिन वह ना के बराबर ही है। तो तातुस उससे पूछते हैं कि चलो आप छठी सातवीं कक्षा तक पढ़ी हैं तो आप किसी लेखक वगैरह के एक आधे नाम गिनवा दीजिए। तो उस समय बेबी जो हवलदार होते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर, सरचंदर, नजरुल इस्लाम आदि के नाम वह गिनाते हैं। तो उसे देख कर के, उसे सुन कर के तातुस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पुस्तक पढ़ और फिर उसे तातुस उसे तस्लीमा नासिर की किताब जो होती है वह पढ़ने के लिए उसे दे देते हैं। और बाद में फिर तातुस ने उसे कहा कि आप एक पेन कॉपी साथ में रखा करो, साथ साथ पढ़ने के साथ साथ में तो कुछ लिखा भी करो। इस प्रकार से उसकी आत्मकथ्यता शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा ममतामयी। अब बेटे को अपने बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता रहती थी। वह क्या करती थी, उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छे स्कूल में करती। इनके खाना पीने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि मैं इनको पढ़ा लिखा कर किसी अच्छी अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इन्हें नौकरी मिल जाए। लेकिन मैंने तो भला ही किस प्रकार से अपनी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं करने देना चाहती। वह कहती हैं कि मेरे बच्चे यानी कि पढ़े लिखे और कुछ करके मुझे दिखाएं। बेबी जब अपने बड़े लड़के से मिलने के लिए गई तो उसने क्या देखा? कुछ दिन बाद बेबी जब अपने बड़े लड़के से मिलने के लिए देखी तो वहां पर उसने देखा कि उसका जो बच्चा होता है पौधों में पानी दे रहा है। और बेबी को यह नहीं लगा कि वह ठीक से है। एक बार वह अपनी माँ को प्रणाम करके वापस पौधों में पानी देने लग जाता है। तो उस समय बेबी उसे सोचने लगती है कि यह यहाँ पर ठीक नहीं है। उसने सोचा कि इन लोगों की आयु का काम करने की है, लेकिन वह कर भी क्या सकती है। उसे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर प्रणाम किया और भाई बहन को देखा और बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। और जब वह उनके चलने के बाद जब उदास हो जाता है तो वह समझने लग जाते हैं कि मैं अपने बच्चों को काफ़ी समय तक यहाँ नहीं रखूंगी। बेबी को घर से निकालना पसंद क्यों नहीं था? बेबी रोज शाम को बच्चों को अपने पार्क में लेकर जाती तो उस समय वहाँ पर पार्क में बंगाली औरतें भी आती थी। बेबी के से पति के साथ में रहने के कारण, वह अकेले रहने के कारण उसे पूछने लगती तो वह इन बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि बीती पुरानी जो बातें उन्हें फिर से दोहराना नहीं चाहती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो वहां पर आने पर एक जवान बंगाली लड़के भी उससे अभद्र व्यवहार करते थे। इस कारण से वह घर से निकलने की इच्छा भी समाप्त हो गई थी। फिर वह पार्क में आना भी उसने बंद कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न